ये आपका बेस करते हैं कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा, क्वेश्चन तो देखो आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अभी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसमें पहले पूछा क्या गया है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। अब इन्होंने ये पूछा है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डिस्क्राइब 6 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ म्यूरे कंपनी। ठीक है, तो अपने को ऊपर एक केस गिवन है। ठीक है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करी और इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑडिट रिस्क क्या है और आपका रिस्पॉन्स उस ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए क्या रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके लिए इन्होंने हिंट यहाँ पर दिया है, नोट दिया है कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑडिट रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो लिखेंगे और उसके बाद हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे हम वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ या ना? यस। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ये आ सकती है क्योंकि अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ऑडिट रिस्क हमने चैप्टर पढ़ा। ठीक है, आई थिंक चैप्टर सबको तुम दोनों को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है चैप्टर में? नो सर। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत अभी ये आएगी कि हम ऑडिट रिस्क का आइडेंटिफिकेशन तो कर लेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ऑडिट रिस्क के बारे में, लेकिन अभी हम उसमें रिस्पॉन्ड क्या करेंगे वो हमको ज्यादा नहीं पता। तो वो रिस्पॉन्सेज जनरली हमारे आगे के चैप्टर्स में दिए गए हैं, जहां पे हमको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बारे में बताया कि भाई आप क्या प्रोसीजर एग्जैक्टली परफॉर्म करोगे। अभी के लिए हमारा फोकस इसके ऊपर होगा कि हम यहाँ पर इतना सक्सेसफुल हो जाएं इस क्वेश्चन को पढ़ के कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क कर ले, चाहे अभी रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो आगे वाले चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कितना अच्छे से पढ़ते हैं। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे ना, तो पहले 2 कॉलम बना लो। एक कॉलम में लिखो कि भाई ऑडिट रिस्क क्या आपने आइडेंटिफाई किया है, और दूसरे कॉलम में हम उसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले एक केस हम लोग पढ़ते हैं। योर फर्म विम्बल एंड कंपनी हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ म्यूरे कंपनी। तो हम यहाँ पे एक साइड में छोटा सा वो बना लेते हैं, इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी बनाना रहेगा। यहाँ पे हम ऑडिटर्स का आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स लिखेंगे। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब पहला रिस्क, योर फर्म विम्बल एंड कंपनी हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ म्यूरे कंपनी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो एक कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, उसके रिसेंटली आप अपॉइंटमेंट आपने एज अ ऑडिटर हुए हो। तो अब इससे पहली बात तो पता चल गई कि यहाँ पे एज अ ऑडिटर आप अभी अपॉइंट हुए हो। इस क्लाइंट की ऑडिट हमने पहले नहीं करी है, ये पहली बार हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई पहली चीज तो, हाँ है ना? यस। ठीक है ना, क्योंकि देखो रिस्क इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि भाई आप उसके पास पहली बार ऑडिट कर रहे हो या आप उनकी ऑडिट पहले भी कर चुके हो। तो हमको हर लाइन समझ के और केस के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, having sold your shares in Murray company you have been assigned as audit manager and you have started planning the audit. Although you were employee of Murray company, this was many years ago and you did not have any involvement in the preparation of the financial statement. ठीक है, तो आपको ऑडिट मैनेजर अपॉइंट किया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, आपने शायद कुछ शेयर खरीद रखे थे लेकिन अभी आप वो शेयर बेच चुके हो कंपनी के। ठीक है, अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कंपनी में। अच्छा, शेयर होते तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता, जब आपने शेयर बेच दिए तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट खत्म हो गया अपना, है या ना? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ऑडिट मैनेजर अपॉइंट कर लिया, आपने प्लानिंग करनी चालू करी और इन्होंने ये भी बताया कि जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो उस कंपनी में पहले आप जॉब कर चुके हो, लेकिन ये बहुत साल पहले की बात है और अब आपका उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई थिंक दिस इज नॉट अ रिस्क। ये कोई रिस्क है क्या? अब नो सर। नो सर। हमारा खत्म हो गया सर यहाँ पे, है ना? रिस्क हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। यू हैव हेल्ड ए मीटिंग विद द क्लाइंट एंड असर्टेन द फॉलोइंग। अब एक क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है और उसमें आपने ये सब चीजें असर्टेन करी है। म्यूरे कंपनी मैन्युफैक्चर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मोस्ट आइटम ऑफ इक्विपमेंट सच एज टेनिस रैकेट
हॉकी स्टिक्स एंड गोल्स टेक लेस देन 1 day टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, म्यूरे कंपनी लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट एर्गोमीटर टेक्स अप टू 1 week टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब जो गुड्स इनके ज्यादा कम बिक रहे हैं वो बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, है ना, एक दिन लगता है मैन्युफैक्चर होने में। और जो चीज सबसे ज्यादा बिक रही है उसको एक हफ्ता लगता है मैन्युफैक्चर होने में। उल्टी बात हो गई ये तो, कि सर हमारे यहाँ पे जो चीज कम बिक रही है, ठीक है, वो तो एक ही दिन में मैन्युफैक्चर हो जाती है, और जो हमारा लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है एर्गोमीटर, ठीक है, जिसको हम बेचते हैं, उसको एक हफ्ता लगता है मैन्युफैक्चरिंग होने में, है ना। यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हमने बात ऑब्जर्व करी है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, टेक्स अप टू 1 week टू मैन्युफैक्चर, म्यूरे कंपनी रिफर्बिश द असेंबली लाइन फॉर द ergometers ड्यूरिंग द ईयर। Murray Company uses a third-party warehouse provider to store the manufactured ergometers and approximately 1/4 of the other. तो अभी तक जहां तक हमने पढ़ा, सबसे पहला जो रिस्क है वो हमारा यही हमको आइडेंटिफाई हो गया था कि भाई आप इस कंपनी के पहली बार क्या बने हो, ऑडिटर बने हो। न्यू क्लाइंट इज अपने आप में एक तरीके का रिस्क ही है ना भाई। नया क्लाइंट होना अपने आप में एक तरीके का रिस्क है। आया समझ में, यस और नो। Yes, sir. अब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने से काम नहीं चलेगा। जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है, तो दूसरी जो चीज आपको इस ऑडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन में बतानी है वो ये बतानी है कि इस रिस्क का इम्पैक्ट हमारे ऑडिट के ऊपर क्या है। अगर ये ऑडिट रिस्क है तो ऑडिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा ना, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये हमारा नया क्लाइंट है तो हमें इसके पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज है क्या आपको इसके बारे में? आपके पास कोई पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यस और नो, Yes, sir. है ना। पास्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई नॉलेज आपके पास नहीं है। ठीक है, अब आप तो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करोगे, जबकि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो ओपनिंग बैलेंस समझते हो क्या होता है, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये तो ओपनिंग बैलेंस तो पिछले साल के उठ करके आए, तो ओपनिंग बैलेंस का मिस स्टेटमेंट हो सकता है नहीं हो सकता। Yes, sir. ठीक है, ये आपका ऑडिट रिस्क है। ठीक है, आपने ये देखा कि अगर मैं किसी क्लाइंट की पहली बार ऑडिट कर रहा हूं तो मैं तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करूंगा, मुझे क्या पता कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे। तो हो सकता है कि इस साल की रिकॉर्डिंग जो उन लोगों ने करी है वो सही करी है, लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस थे वो ओपनिंग बैलेंस ही गलत है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। ये आपका आंसर पूरा बनेगा। तो आपको सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको ये बताना है कि इस रिस्क का इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किस तरीके से हो सकता है। क्लियर है बेटा, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं अभी ऑडिट के रिस्पॉन्स के ऊपर इतना नहीं जा रहा क्योंकि वो अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो हम उसको जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे देन वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर ये रिस्क है तो इस रिस्क को कैसे अप्रोप्रिएटली आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा सेकंड पैराग्राफ में, आई डोंट थिंक कि कोई हमको यहाँ पे इश्यू दिखा, लेकिन थर्ड पैराग्राफ में जब हम आते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो एक दिन से कम समय में मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, और जो हमारा लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है उसको हफ्ता भर लगता है। उसके अलावा हम लोगों ने ये अपनी असेंबली लाइन को रिफर्बिश किया है। ठीक है, और इसके अलावा हमारी जो इन्वेंट्री है वो हमारे पास नहीं रहती है। Murray Company uses a third-party warehouse provider to store the manufactured ergometers and approximately 1/4 of the equipment. तो हमारा ज्यादातर जो इन्वेंट्री रहती है वो हमारे पास नहीं रहती है, वो किसी और पर्सन के वेयर हाउस पे रहती है। हमने शायद रेंट वेंट पे लिया हुआ है, कहीं से मैनेज कर रखा है। ठीक है, अब ये रिस्क है या नहीं है, ये सुनो। ठीक है, इसमें इसी पैराग्राफ में दो या तीन रिस्क है। पहला रिस्क तो ये है कि भाई हमारी जो एर्गोमीटर है जो सबसे ज्यादा बिकता है प्रोडक्ट, उसको एक हफ्ता लगता है मैन्युफैक्चर होने में। ये रिस्क है या नहीं है, यस और नो। Yes, sir. ठीक है,
अब आप मुझे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि भाई क्या चीजें, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि क्या चीजें गलत हो सकती है। जैसे मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो एर्गोमीटर है, इट टेक्स 1 वीक टू मैन्युफैक्चर, 1 हफ्ता इसको मैन्युफैक्चर होने में लगता है। ठीक है। अब अगर आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने में एक लंबा समय लगता है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये सोचो कि भाई क्लाइंट से क्या गलती हो सकती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट करेगी, ये सोचना है आपको ना, ये दिमाग आपको लगाना है। सोचो भाई, दिमाग लगाओ। अल्टीमेटली अगर 1 हफ्ता लगता है मैन्युफैक्चर होने में, तो क्या गलती हमारे क्लाइंट से हो सकती है? सोचो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं? 31 मार्च को बनते हैं। यस सर। 31 मार्च को बनते हैं ना, क्या गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? तो 31 मार्च को यहां पर जब हमने बुक क्लोज करी है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये एर्गोमीटर जो है वो सारा का सारा गुड फिनिश्ड होगा। कुछ यहाँ पे ऐसा भी तो गुड होगा ना जो कि वर्क इन प्रोग्रेस होगा, जो यस सर। कि हम लोग, जो कि हमारा क्लाइंट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली अगर ऐसे गुड्स हैं जिनको मैन्युफैक्चर करने में टाइम लगता है ना बेटा, तो 31 मार्च के दिन भी ऐसा होगा कि हमारे क्लाइंट के पास कुछ ना कुछ होंगे जो कि फिनिश नहीं हुए होंगे, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में होंगे, ठीक है, जिन पे काम करना बाकी होगा। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क है कि ये जो वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन है, हमारे क्लाइंट ने हो सकता है कि इस वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं किया हो, और अगर इसका वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं किया गया होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, इन्वेंट्री आपकी जो है वो मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकती है। दिस इज द रिस्क। आया आप समझ में? इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। आ रहा है भी समझ में, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब इसी पैराग्राफ में इन्होंने एक चीज और बताई कि इसने जो इन्वेंट्री स्टोर कर रखी है, वो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे है। कहां पर है ये? थर्ड पार्टी, मतलब हमारे क्लाइंट के पास नहीं है ये, किसी एक थर्ड पर्सन का वेयर हाउस है जहां पे ये गुड्स स्टोर रहते हैं। अब सोचो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर से क्या रिस्क हो सकता है, इससे इसमें क्लाइंट से क्या गलती हो सकती है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आ सकता है? ठीक है। तो अब आप ये समझो बात को कि अगर हमारे क्लाइंट का वेयर हाउस होता, तो आप जाते वहां पे, आप इन्वेंट्री देखते। भाई ऑडिट में तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी ना। अल्टीमेटली आप ऑडिट करने गए हो, आप 31 मार्च को क्या इन्वेंट्री थी क्या नहीं थी ये देखने आप जाओगे नहीं जाओगे, हाँ या ना? यस सर। जाओगे। लेकिन ये इन्वेंट्री हमारे क्लाइंट के पास नहीं है, तो जब हमारी इन्वेंट्री क्लाइंट के पास नहीं है, तो दिक्कत ये है कि हम इन्वेंट्री का जो है वो फिजिकल इंस्पेक्शन करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि हो नहीं सकता, पर प्रॉब्लम ये है कि उसका फिजिकल इंस्पेक्शन करने करने में डिफिकल्टी है। फिर क्योंकि अब आपके पास तो बुक्स है, क्लाइंट बोल रहा है भाई ये बुक्स देख लो हमारे हिसाब से इन्वेंट्री है, आप चाहते हो कि भाई फिजिकल इंस्पेक्शन करूं, तो वो डिफिकल्ट है। अगर जब तक हम फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हो सकता है क्योंकि वो थर्ड पार्टी इन्वेंट्री पे, तो हमारे क्लाइंट को भी नहीं पता, क्लाइंट के पास तो सिर्फ बुक्स हैं। अब हमारे क्लाइंट को भी नहीं पता कि भाई क्या एक्चुअल में कंडीशन वहां पर है, कितनी इन्वेंट्री वहां पर स्टोर करी गई है, ठीक है, उसका वैल्यूएशन क्या है, कितनी खराब हो गई है क्या नहीं है। तो यहां पर क्योंकि इन्वेंट्री थर्ड पार्टी वेयर हाउस के में है, तो इट इज डिफिकल्ट टू obtain sufficient appropriate evidences, दिस इज द रिस्क, है ना? क्या डिफिकल्ट है भाई यहाँ पे? डिफिकल्ट है टू obtain एविडेंस, है ना? आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है कि ध्यान नहीं रहे। अब आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं हुआ तो, लेकिन ये अगर बात भी लिख के आ जाओगे तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ भाई इस बच्चे को पता है। तो आप बोलोगे कि सर एविडेंस लेने में डिफिकल्टी आएगी, और इसमें एविडेंस लेने में अगर हम एविडेंस नहीं ले पाते हैं, तो हो सकता है कि भाई जो
यहाँ पे इन्वेंट्री हमारा क्लाइंट क्लेम कर रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो नहीं हो, ठीक है, उतनी उसकी वैल्यूएशन नहीं हो या फिजिकल कंडीशन उस तरीके से नहीं हो या यूनिट इतनी वहां पर नहीं हो, तो वो मटीरियली मिसस्टेटेड इन्वेंट्री हो सकती है। आ गया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। इसी पैराग्राफ में इन्होंने खर्चे के बारे में बताया है। म्यूरे कंपनी रिफर्बिश द असेंबली लाइन फॉर द एर्गोमीटर्स ड्यूरिंग द, तो म्यूरे कंपनी ने रिफर्बिश किया है, ठीक कराया है। रिफर्बिश करने का तो मतलब यही होता है ना, और कुछ नहीं होता। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को रिफर्बिश कराते हो, ठीक कराते हो, ठीक है, अब ये अब फिर से एक रिस्क आ गया, तो आपने यहाँ पे रिस्क लिखा, इसी में से पढ़ के लिखना पड़ेगा ना, रिस्क आपको अलग से नहीं मिलेगा, इसी में से रिफर्बिश, ठीक है, दी असेंबली लाइन, ये हमने लिख दिया, ये रिस्क आ गया। चलो ठीक है, ये आपने रिस्क बता दिया कि क्या हो गया। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये सोचो। क्या गलती क्या हो सकती है, व्हाट रॉन्ग कैन बी हैपेंड? हो सकता है कि भाई हमारे क्लाइंट ने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया हो, हाँ या ना? तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके जो है, आपके एक्सपेंडिचर्स ओवर स्टेटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ओवर स्टेटेड दिखेगा और आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर स्टेटेड दिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके मटेरियल म्यूजिक, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है भाई, हाँ या ना? Yes, sir. एसेट्स आपके, नॉन करंट एसेट्स आपके जो होते हैं वो ज्यादा दिखेंगे, उधर आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम दिखेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। तो इस पैराग्राफ में हमने ऐसे 3 लिस्ट निकाले, ऊपर से एक और निकाला, 4, अब 2 और निकालने हैं। ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे ना आगे, आप भी थोड़ा माइंड लगाना। म्यूरे कंपनी हैज ओनली सोल्ड टू रिटेलर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, म्यूरे कंपनी हैज मेड सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। तो हमेशा तो ये रिटेलर्स को ही माल बेचते थे अपना, पहली बार ये अपना माल सीधे कंज्यूमर को बेचने वाले हैं, वो भी एक नई वेबसाइट के थ्रू। अब एज अ ऑडिटर आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया ये कोई काम पहली बार कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जब हमारे क्लाइंट ने सीधा कोई ट्रांजैक्शन पहली बार कस्टमर के साथ किया, वो भी एक वेबसाइट के थ्रू किया है, तो इसमें ऑडिटर को क्या दिक्कत है, किया है तो किया। तो दिख रहा है क्या तुमको, रिस्क दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये सोचो। Yes, sir. हाँ, आगे भी वैसे पढ़ लेता हूँ। दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट डायरेक्टली फाइनेंस सिस्टम से लिंक है और सेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करती है, मतलब जैसे ही वो कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो पूरी फाइनेंस सिस्टम से लिंक्ड है और आपकी सेल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी वहां पे। तो ऑडिटर को क्या रिस्क दिखेगा भाई यहाँ पे, पहले तो रिस्क बताओ क्या है, मतलब ये आप जब पढ़ोगे इसी में से 2 लाइनें हमको रिस्क उठा करके बतानी है। ठीक है, जो हमारी नई वेबसाइट है, इट इज डायरेक्टली लिंक टू दी फाइनेंस सिस्टम, ये हमारे फाइनेंस सिस्टम से सीधी जुड़ी हुई है, ये रिस्क है। ठीक है, दिस इज द रिस्क दैट इज बीन आइडेंटिफाइड। अब बताओ इसमें क्या क्लाइंट से गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है? बताओ भाई। सिंपल सी तो बात है, सोचो, दिमाग लगाओ। क्लाइंट ने एक सिस्टम बनाया जिसमें वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को माल बेचेगा, वेबसाइट से ऑर्डर लेगा, वो वेबसाइट सीधी फाइनेंस सिस्टम से लिंक कर दी। ठीक है, तो एज अ ऑडिटर मुझे लग रहा है कि क्लाइंट से कहीं ये गलती तो नहीं हो गई है कि ये जो सिस्टम उसने बनाया वो सिस्टम अच्छे से नहीं डेवलप किया गया है, और रेवेन्यू इज नॉट रिकॉर्डिंग कंप्लीटली, कंप्लीटली पूरी तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। कुछ कंज्यूमर माल खरीद तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि माइट भी हो सकता है कि रेवेन्यू कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया हो, और जब रेवेन्यू कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा रेवेन्यू अंडरस्टेटेड होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्स हम लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा, कैसे हमको इसको यूज करें। अभी तक बात सिर्फ रिस्क की कर रहे हैं, ये भी समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, उसके अलावा वेबसाइट कस्टमर्स पे ऑन ऑर्डरिंग द वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट हैज बीन कैपिटलाइज्ड। This initiative was implemented to respond to market demand as retailer sales have fallen dramatically in the last 2 years.
सम ऑफ द म्यूरिस कंपनी कस्टमर आर स्ट्रगलिंग टू पे द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। ठीक है, अब बताओ दो दो एक दो रिस्क हैं इसमें जो मैंने आइडेंटिफाई किया, तुम्हें भी हुए क्या? दो नहीं तो एक तो बताओ, सोचो। Some of the Murray's company retail customer are struggling to pay their outstanding balances. म्यूरे कंपनी के कुछ कस्टमर्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो अब स्ट्रगलिंग है। हो सकता है इनसे पैसा आएगा, हो सकता है इनसे पैसा नहीं आएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट बताओ इसका, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया आपके लिए। So going concern affect हो नहीं, रहा है। अगर मैं किसी से पैसा मांगता हूं तो उनको क्या कहते हैं? जिन लोगों से पैसे मांगते हैं उनको क्या कहते हैं? डेटा। ठीक है। तो अगर ऑडिटर को ही दिख रहा है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं इसके जो पैसा देने में स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्षम नहीं है, तो आपको ये नहीं दिमाग में आएगा क्या हमारे क्लाइंट ने डेटर्स का वैल्यूएशन प्रॉपर किया है नहीं किया, इनमें से कुछ तो अभी तक राइट ऑफ हो जाने चाहिए थे, बैड डेप्ट हो जाने चाहिए थे अभी तक, और उसको राइट ऑफ उसने नहीं किया, ये आएगा ना दिमाग में, तो हाँ या ना? यस सर। दिस इज द रिस्क। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं किया होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है? डेटर्स हमारे ओवर स्टेटेड है ना? यस। ये हो गए भाई, 6 आइडेंटिफिकेशन हो गए हमारे। जल्दी बताओ, आ गया समझ में, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ के रिस्क आइडेंटिफाई करना है। रिस्क आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन में लिखा है वही की वही बात हम लिख करके आ जाए। रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उस रिस्क का में ये बताना पड़ेगा भी क्लाइंट से क्या गलती हो सकती है, और उस गलती की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आना पड़ता है। तभी आपको इस क्वेश्चन में, अगर जैसे आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया और वो एक रिस्क 3 मार्क्स का है, तो वो 3 मार्क्स पूरे तभी मिलेंगे जब आप तीनों बातें लिख करके आओगे। रिस्क लिख करके आओगे, क्लाइंट से क्या गलती हो सकती थी वो लिख करके आओगे, और उस गलती का प्रभाव इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या पड़ेगा वो लिख के आओगे, तभी इसमें पूरे मार्क मिलेंगे। तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहां तक, यस और नो? यस सर। ठीक है ना? ऐसा ही एक और कोई क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, कि ये अब क्या है कि ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो ये आपको करने पड़ेंगे। मतलब मैं क्वेश्चंस को ज्यादा नहीं करा सकता, मैं ये वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करा सकता हूँ ना। अब ये क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑडिट रिस्क फॉर एस्पिरेंस कंपनी। अब एस्पिरेंस कंपनी का हमें पढ़ना पड़ेगा ऊपर। यू हैव रिसीव द लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स फ्रॉम योर क्लाइंट। ठीक है, एस्पिरेंस कंपनी, एस्पिरेंस to help with your risk assessment for the forthcoming audit. The management account shows actual result for the year dated January to October inclusive in October. Aspirants company has received a claim from the customer as a result of a defective product. ठीक है, which of the following is an example of auditors for auditors है क्या इसमें, ये बताओ। The client is being sued by a customer for defective product, and if the claim is successful, the compensation awarded is likely to be significant. ये रिस्क है क्या? ए? नो सर, ऑडिट रिस्क नहीं है। हमें पूरा बताना पड़ेगा। The client is being sued by a customer for defective product. The publicity of the case could damage the company reputation. C कह रहा है the client will have to spend a significant amount of money on improving its quality control position to avoid the same. ये ऑडिट रिस्क है क्या? Provision may be understated if the probable payment resulting from the court case is not recognized as a liability in the fine. या फिर ये ऑडिटर्स के क्या है? डी। ए, बी, सी और डी? डी। डी आएगा ना? यस सर। ठीक है, बाकी सारे तो बिजनेस रिस्क हैं, कंपनसेशन देना पड़ेगा तो भैया नुकसान दे रहा है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, पब्लिसिटी होगी कि इसकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी, तेरा रिस्क है।
ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकता है उसको खर्च करना पड़े क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के लिए, बिजनेस रिस्क है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट किया है, ये ऑडिट रिस्क है। हो सकता है कि भाई इसने इसका रिकॉग्नाइजेशन प्रॉपर नहीं किया हो, प्रोविजन नहीं बनाया हो, जिस वजह से यहाँ पे लाइबिलिटी साइड जो है हमारी वो अंडर स्टेटेड हो सकती है। दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस सर। ये तुम बता देना, ये मुझे भी नहीं आता, मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। क्या है इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पेएबल पेमेंट मैनेजमेंट यूजिंग द मैनेजमेंट अकाउंट? किसके ऊपर निकालते हैं? टर्नओवर रेशियो निकाला है क्या? डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो? यस सर। वही है ना, और क्या? टर्म बदलना, पेबल पेमेंट पीरियड मतलब कि आपका पैसा साल में कितनी बार रोटेट हो जाता है, बस इतना सा बताना है अपने को। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकलेगा, रेवेन्यू पे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकलेगा, रेवेन्यू पे तो क्यों निकलेगा, है ना? यस सर। और 304 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं साल में? 365। 365 होते हैं। लेकिन वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन ऊपर दिया है तो हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। द मैनेजमेंट अकाउंट शोज एक्चुअल रिजल्ट फॉर द ईयर टू डेट जनवरी टू अक्टूबर। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कितने दिन हुए? 365 हुए, 304 हुए? 304। 304 ही हुए ना। अक्टूबर, अगर दिसंबर होता 365 हो जाते सब। पर अभी अक्टूबर तक का डेटा तो 304 ही है, तो हम पेबल पेमेंट पीरियड 365 दिन पे कैसे निकाले? हमारे पास तो डेटा ही जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का है। तो द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनालिटिकल प्रोसीजर? अब एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन होना जरूरी है। जहां पे कंपैरिजन नहीं है वो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। अब पढ़ो, क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कैलकुलेशन करना और पिछले साल के ईयर के साथ कंपैरिजन करना ये एनालिटिकल प्रोसीजर है या नहीं है? यस और नो? यस सर। ये तो है। डेप्रिसिएशन यस। चार्ज को रिकैलकुलेट करना, इसमें कोई कंपैरिजन किया है? नो सर। नहीं किया। तो इन्होंने पूछा ये ना कौन सा नहीं है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज का रिकैलकुलेशन करना ये कोई एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस सर। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशियो? कौन सा रेशियो नहीं है? रेशियो नहीं है ना। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एसिड टेस्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर, रेवेन्यू ग्रोथ। वो सिंपल सा फटाफट होता है, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ। बाकी सब तो रेशियोज है। रेवेन्यू ग्रोथ करना जो है वो रेशियो नहीं है, वो ट्रेंड होता है एक तरीके का ना। You have used the management accounts to calculate the gross profit margin found it to be higher than the prior year figure. Which of the following would provide a possible explanation? आपने किया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आपने देखा कि ये पिछले साल से ज्यादा है। अब कौन सा रीजन हो सकता है इसका? ठीक है, ऊपर केस में क्या दिया था? केस में कुछ दिया है क्या इसके बारे में? The management accounts show actual years for the year to date January to October. In October, Expense Company received a claim from customer as a result of a defective product. ठीक है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं दिया है ना, सिर्फ एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो हमें इसी में से पढ़ना पड़ेगा। इनमें से कौन सा एक पॉसिबल रीजन? सेल्स प्राइस हैव बीन रिड्यूस्ड टू इंक्रीज द सेल प्राइस, कम किया है ताकि सेल की वॉल्यूम इंक्रीज करी जा सके। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने का ये रीजन हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दिमाग लगाओ। क्योंकि हमने सेल की प्राइस को कम कर दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन तो कम हो गया होगा ना, आया ना? यस। तो फिर prices charged by suppliers have increased but the company has not increased sale price to customer cover the cost। ये भी रीजन हो सकता है क्या कि भैया हमने जिन लोगों से माल खरीदा था
उन्होंने हमको माल महंगा बेचना चालू कर दिया है, लेकिन फिर भी हमने हमारी प्राइस नहीं बढ़ाई है। तो क्या इस रीजन से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है? नो सर। नहीं बढ़ नो सकता। सर। अगर वो कम करते तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का तो मतलब क्या है, हमारी परचेज माइनस सेल्स, सिंपल। हमने कितने में खरीदा मतलब हमने कितने में बेचा माइनस में से परचेज कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट इनकम कर दो, इनडायरेक्ट को तो भी छेड़ना नहीं है। तो जब हमारी इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए थे और हमारी डायरेक्ट इनकम नहीं बढ़ रही थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ जाता, है ना? यस सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज बीन ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन हो गया है हमसे। 100 रुपए की का माल पड़ा था, हमने उसको वैल्यू कर लिया 150 रुपए। क्या ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है? यस सर। यही हो सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से डिक्रीज हो गए, इससे हो सकता है क्या? ये तो बिलो द लाइन का आइटम है, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, यस और नो? यस सर। फिर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऑडिट के आंसर का जवाब तभी दे सकते हो जब आपको बेटा अकाउंटिंग अच्छे से आती है, ये भी ध्यान रखना, बिना अकाउंटिंग आए आप ऑडिट कर भी नहीं पाओगे। ठीक है भाई, इसलिए अकाउंट्स पढ़नी बहुत जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉल्व। ये कह रहा है कि यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ फ्री मेंटल कंपनी। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो पीबीटी ऑफ $3 million एंड टोटल एसेट्स ऑफ $50 million. You have held a planning meeting with the client and have performed preliminary analytical procedure on the draft financials. You currently assessing preliminary materiality for it. अभी हम सिर्फ और सिर्फ preliminary materiality के बारे में असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर दो आगे की ऑडिट हम लोग करेंगे, उसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब मटीरियलिटी के संबंध में रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मटीरियलिटी कैन बी असेस बाय साइज और नेचर। क्या आप साइज और नेचर से मटीरियलिटी का असेसमेंट कर सकते हो क्या? बताओ भाई, क्या साइज और नेचर से मटीरियलिटी का असेसमेंट किया जा सकता है? यस सर। क्या? यस सर। अ बैलेंस विच इज omitted फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी मटीरियल। कोई बैलेंस जो कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया था और हम भूल गए इंक्लूड करना, क्या वो मटीरियल नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। सी और डी भी पढ़ लो। मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट फॉर द ऑडिटर। क्या ये गलत स्टेटमेंट है? नो सर। नहीं है ना, सही है। रिस्क और मटीरियलिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ये सही स्टेटमेंट है, गलत है। इफ ऑडिट रिस्क इज हाई, द मटीरियलिटी लेवल सेट बाय द ऑडिट विल बी लोअर। ये बताओ, ये गलत है। स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है? गलत है। क्या है? गलत। ये गलत स्टेटमेंट है। देयर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मटीरियलिटी रिस्क एंड मटीरियलिटी। अगर ऑडिटर्स ज्यादा होगा तो मटीरियलिटी लेवल ऑडिट का लोअर सेट किया जाएगा। इसमें क्या गलत स्टेटमेंट है, ये बताओ। सर अगर ऑडिट रिस्क हाई होगा तो अरे ऑडिटर ऑडिट ज्यादा रिस्क अगर केयरफुल ज्यादा होगा। होगा तो आप मटीरियलिटी का लेवल, मतलब कि हम जो अमाउंट डिटरमाइन करेंगे मटीरियलिटी का वो उतना कम करेंगे। इसमें क्या गलत बोला है इन्होंने? यही तो बोला है, छोटे यस सर। ट्रांजैक्शन भी मटेरियल हो जाएंगे अगर ऑडिटर्स ज्यादा है। अगर ऑडिटर्स कम है तो हम कह सकते हैं कि हम अमाउंट ऑफ, हमारे लिए जो मटेरियल होगा वो बड़ा अमाउंट होगा, छोटा अमाउंट नहीं होगा। सही तो बात बोल रहे हैं बेटा, इसमें गलत क्या बोल रही हैं? अगर मैं कह रहा यस हूँ सर। ऑडिटर्स ज्यादा है तो ₹500 का अमाउंट मटेरियल रख लो। अगर मैं बोलता हूँ कि ऑडिटर्स कुछ भी नहीं है तो ₹5000 का अमाउंट भी मटेरियल नहीं होगा। आया समझ में? यस सर। तो द बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब एज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसका आंसर सही होगा। Which of the following procedure is not required to be performed in accordance with ISA 315? कौन सा प्रोसीजर ISA 315 के हिसाब से परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी।
इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, ये तीनों प्रोसीजर है ISA 315 में। यस सर। यस। ऑप्शन नहीं पढ़ा था, एक ही तो नहीं पढ़ा था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बस। Based on the above draft figure, what would be the appropriate level at which to set preliminary materiality? ठीक है ना। अब प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी आपकी किसके बीच में सेट करी जाएगी? ऊपर इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, हमें फिगर दिए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT $3 मिलियन का है हमारा। कितना है भाई हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? इट इज इक्वल टू $3 मिलियन। टोटल एसेट कितने हैं हमारे? $50 मिलियन। क्या बेंचमार्क दिया था? PBT का कितना परसेंट? 10%। 5 to 10। और टोटल एसेट का कितना परसेंट? 1 to 2। ठीक है, हम ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उधर का छोड़ो। तो 3 मिलियन का 5% कितना होता है? जल्दी बताओ, $3 मिलियन का 5% कितना होगा? 0.15। हाँ, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10। हाँ, तो 3 मिलियन में कितने लाख हो गए? 30 लाख। 30। हाँ, 30 लाख का 5% निकालो, अब कितना हुआ? दैट इज 1.5 लाख। ठीक है, अगर उनकी भाषा में बात करनी है तो $150,000 है ना। दैट इट विल बी इक्वल टू $150,000। ठीक है, यस सर। ये हो गया। उसके अलावा टोटल एसेट 50 मिलियन, मतलब 50 मिलियन कितने हो गए? 5 करोड़। 5 करोड़ हो गए। 5 करोड़ का 1% कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख ही होगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया हमारा 5 लाख, मतलब $500,000। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे। यस सर। अब आंसर देख लेते हैं क्या है इसमें, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। 150,000 फॉर द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड $500,000 फॉर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, करेक्ट है क्या स्टेटमेंट? यस सर। जैसे बाकी भी देख लो। $500,000 फॉर द स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये तो गलत ही हो गया सर, इतना तो कैसे होगा? ठीक है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के 10% अमाउंट से भी ज्यादा होगा। $1,500 बहुत कम हो गया है। $50,000 स्टेटमेंट का कुछ मतलब ही नहीं है इन तीनों का। तो ओनली करेक्ट इज दी, जो हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं, वो ये वाला है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसी तरीके यस से सर। मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रिलिमिनरी, है ना। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी शुड बी यूज्ड बाय द ऑडिटर व्हेन परफॉर्मिंग सब्सटेंसिव टेस्टिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? क्या है भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर विलिंग टू एक्सेप्ट, ये है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। द या फिर द अमाउंट एट विच द ऑडिटर डीम द मिस स्टेटमेंट टू बी ट्रिवियल, ये है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। या फिर एन अमाउंट विच कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ अ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है। या फिर एन अमाउंट सेट बिलो द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल द रिस्क। कौन सा है, चलो ये तो बता दो। डेफिनेशन ही दे दी इसमें, तो इससे ज्यादा क्या इजी होगा? सर डी। डी आएगा ऑप्शन, तो डेफिनेशन है ना गिवन बेटा इसके अंदर। यस सर। यस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस इज प्रोफेशनल skepticism must be applied by the auditor during the audit. Which of the following not an application of professional skepticism? कौन सा एग्जाम्पल प्रोफेशनल, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन प्रोफेशनल skepticism का एग्जाम्पल नहीं है एप्लीकेशन का? किसी एविडेंस का क्रिटिकल एवोल्यूशन करना, क्या ये प्रोफेशनल skepticism का एप्लीकेशन नहीं है? अपना दिमाग खुला रखना, क्वेश्चनिंग रखना, क्या ये प्रोफेशनल skepticism का एप्लीकेशन नहीं है? ऑडिटर शुड नॉट बिलीव एनीथिंग द क्लाइंट टेल्स देम, ऑडिटर को कुछ भी नहीं मानना चाहिए, क्लाइंट बोल रहा है कुछ भी नहीं मानना चाहिए।
या फिर ऑडिटर को अलर्ट टू फ्रॉड एंड एरर रहना चाहिए। अब इनमें से एक ऐसी चीज है जो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के एप्लीकेशन का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, ए एग्जांपल है या नहीं है? यस सर। है। अपना माइंड बी खुला रखना, ये एग्जांपल है या नहीं है? है। है। क्या आपको ऑडिटर की कोई बात नहीं माननी चाहिए, अपने मतलब ऑडिटर को अपने क्लाइंट की कोई भी बात नहीं माननी चाहिए? यस सर, माननी चाहिए। अरे कोई भी ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हम भाई आपकी कोई भी बात माने, कुछ तो बात आपको उसकी माननी पड़ेगी ना। ऑडिटर को अलर्ट टू फ्रॉड और एरर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? वो तो रहना चाहिए सर। सो द यस ओनली सर। बकवास जो ऑप्शन आपने इसमें दिया कि हमें अपने क्लाइंट की एक भी बात नहीं माननी चाहिए, वो सी है। सो दिस इज नॉट एग्जाम्पल। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई। यस सर। अब कल क्लास है यही 8 बजे, अगर बाई चांस, वैसे तो आज आज तक ही मैं ज्यादा बिजी था, बट अभी कल से वापस थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इन केस आ गई तो मैं पर्सनली मैसेज डाल दूंगा कि ना भाई 8 के 8:30 हो जाएगी या 9 बज जाएगी। अदरवाइज 8 बजे है कल क्लास, ठीक है ना? तो हम कल ओके नया सर। चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे, प्लानिंग का। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।